राजनीति के अंदर नई सोच वाले नए युवा को आना ज़रूरी है, क्योंकि नए युवा की वो सारी प्रॉब्लम को समझते हैं और समाज की जो अभी आवश्यकता है वो रोज़गार है, नए की जो प्रॉब्लम है, इसलिए नए युवा को राजनीति में आना चाहिए और एक सफलतम काम करना चाहिए। राजनीति में देखिए कोई किसी का सगा संबंधी या ऐसा नहीं है, साला दुश्मन भी दोस्त बन जाता है और दोस्त दुश्मन बन जाता है, तो इसलिए राजनीति का तो बात ही अलग है वास्तव में। जनता की राय आप सुन रहे थे। हमने जनता से राय में एक सवाल भी पूछा है कि क्या नए चेहरों से पुराना पाप धुल जाता है। नए चेहरे लाने का मतलब है कि जो पुरानी नाराजगी है वो क्या खत्म हो जाती है। हालांकि हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मदन लाल सैनी साहब जुड़े हुए हैं और उनको इस बात पर आपत्ति है कि पाप धुलने जैसा शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। क्या बड़ी वजह एक मोटी आप मानते हैं कि नए चेहरों को लाते हैं? नए चेहरे आने चाहिए, अलग अलग क्षेत्र के लोग आने चाहिए। हम जरा लोकसभा में जाकर इस देश के बारे में चिंतन करते हैं, देश के हर फील्ड के बारे में विचार करते हैं। स्पोर्ट्स का फील्ड हो सकता है, कि लॉ का फील्ड हो सकता है, कि दूसरे कला के फील्ड हो सकते हैं। उस फील्ड को न्याय देनी चाहिए। इसके लिए ज़रूरी भी है कि उस विषय का एक्सपर्ट व्यक्ति यदि हम लोकसभा में पहुंचाएंगे आपको नहीं लगता तो कि उससे जो नए आदमी की लगातार तुलना में वो व्यक्ति ज़्यादा कारगर सिद्ध होगा। इसलिए ये जो नए चेहरे इस लाइन से भी पॉलिटिकल पार्टी तय करते हैं और हमने भी तय किए हैं। जी नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या इससे जो पार्टी में कार्यकर्ता 20 साल से, 25 साल से, 15 साल से, 10 साल से काम कर रहे हैं उनको निराशा नहीं होती कि कभी उनका मौका ही नहीं आएगा? आप जब भी आप देखें मौका आता है ना कार्यकर्ता का, क्या लोकसभा ही का चुनाव थोड़ी होता है। पार्टी में संगठन में भी बहुत सम्मानजनक पद होते हैं, दूसरे भी बहुत चुनाव होते हैं। एमएलए का चुनाव होता है, पंचायतों के चुनाव होते हैं, नगर पालिकाओं के चुनाव होते हैं। ऐसे बहुत प्रसंग आते हैं जहाँ प्रसंग पर कार्यकर्ता को उसका सम्मान दिया जा सकता है। जो 30 साल तक कार्यकर्ता रहे उसे नगर पालिका का चुनाव लड़ाएंगे। नगर पालिका का सवाल नहीं है, कार्यकर्ता का अलग अलग जो स्तर है, कार्यकर्ता के जो स्तर है उनके अनुरूप उनका सम्मान पार्टी में किया जा सकता है। केवल एक ही विषय नहीं है, लोकसभा का टिकट ही केवल सम्मान का द्योतक नहीं है, बहुत प्रकार से सम्मान दिया जा सकता है कार्यकर्ताओं की बात छोड़ें, आप तो अभी जो पार्टी में जितना महाभारत हो रहा है उसमें तो नेताओं को नहीं समझ में आ रही है बात। अडवाणी जी जिस तरह से 2 दिन तक कोप भवन में बैठे रहे, मुरली मनोहर जोशी को आपने वाराणसी से हटा दिया, वो नाराज हैं। कलराज मिश्र जैसे लोग जो बहुत पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, वो नाराज बैठे हैं। कितने सारे लोगों का नाम लूँ, घनश्याम तिवारी जी तो बात ही नहीं कर रहे। सुमन शर्मा जी जो मेहंदी लगा रही थी हाथों में विधानसभा चुनावों में, वो मेहंदी का रंग दिखाई नहीं दे रहा। कितने सारे लोग हैं। नहीं, मैं समझता हूँ नए चेहरे तो आने चाहिए ना। ठीक है, आप इसका जवाब नहीं देना चाहते। इन विषयों का संदर्भ क्या है? प्रोफेसर साहब कोई संदर्भ नहीं है इसका? नहीं, संदर्भ तो है, लेकिन मैं एक दूसरी बात कहना चाहता हूँ कि नए चेहरे जो लाते हैं मुख्य रूप से, जैसे भी आपने नाम लिया अजरुद्दीन जी का नाम लिया, तो कोई भी राजनीतिक दल जब नया चेहरा लाता है तो ये मान के चलता है कि वो जीतने वाला है। जैसे आपने कहा हैदराबाद से जीते, फिर वो मुरादाबाद से जीते। अगर ये अजरुद्दीन जी हार जाते हैं 2 बार तो इनको कोई टिकट नहीं देगा, फिर कितने कोई आइकॉन नहीं होंगे ये। तो वो राजनीतिक दल नया चेहरा भी जो लाता है तो वो मान के चलता है कि इसको नए ये जीतने की संभावना है। यही सवाल तो मैं राजीव जी से पूछ रहा था कि भाई अजरुद्दीन को आप जिताऊ कैंडिडेट मानते हैं, नमो नारायण जी के मुकाबले में वो मान नहीं रहे। नहीं, ये नहीं साहब, जो परिस्थितियां बदल गई है अभी जो लोकसभा इलेक्शन हो रहे हैं इसमें ऐसा माना जा रहा है कि साहब जो मीणा कम्युनिटी है वो कांग्रेस की प्रो हो रही है धीरे धीरे। इसीलिए 2 साल से हरीश मीणा जी को इन्होंने उतारा है बीजेपी ने, क्योंकि एक ऐसा नॉन फेस होना चाहिए जो कि मीणों में सर्वमान्य रूप से स्थापित हो। और ऐसा ही जो है जो वहाँ पे मान रहे हैं, सवाई माधोपुर मान रहे हैं, नमो नारायण जी वाले वोट तो मिल ही रहे हैं। अगर मुस्लिम खड़ा होगा तो मुस्लिम और मीना वोट दे देंगे तो बड़े आसानी सीट निकल जाएगी। तो इसलिए परिस्थितियों के हिसाब से वो चुनाव में नए प्रकार के। सुरेंद्र जी आपके यहाँ क्या परिस्थितियाँ चल रही हैं? हमारे यहाँ तो परिस्थितियां मैंने पहले बताई आपको। अच्छा, आपके यहाँ तो बहुत क्लियर है, जो मैडम जिसको दे देंगी वो आ जाएगा, उसमें कोई टेंशन ही नहीं है। क्यों नहीं, मैडम हमारी नेता है, केंद्रीय चुनाव समिति नहीं है, कोई पार्लियामेंट्री बोर्ड नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम इनडिसिप्लिन लोग थोड़े हैं बीजेपी कांग्रेस की तरह। मैडम हमारी सर्वसर्वा नेता है, हम उनका ठीक भी है। पार्टी में रहना हो तो इनडिसिप्लिन नहीं रखना चाहिए। ऐसा नहीं है। मैं एक बात बताऊं आपको, यहाँ बात हो रही थी, सैनी साहब ने भी बात की चेंजेस की और युवा नए चेहरों की। चेंजेस भी प्रकृति का नियम है और नए चेहरे भी आने चाहिए, लेकिन वो नए चेहरे कौन आने चाहिए? मैं मनु शर्मा जी ने आपके सहयोगी ने बताया, मैं उनकी बात से बहुत ज़्यादा सहमत हूँ कि भी आप नए चेहरे ला रहे हो, अच्छी बात है, नए चेहरे भी आने चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो लोग पॉलिटिक्स में है वही डटे रहे हमेशा के लिए। नमो नारायण जी जब केंद्रीय मंत्री रह लिए, MP रह लिए, तो हो सकता है नया भी आना चाहिए, या कटारिया जी जब सेंटर में मंत्री रह गए, या राम सिंह कसवा जी जब। लेकिन राम सिंह कसवा जब आप लोगों को पता है, बीजेपी के साथियों को पता है कि उस आदमी का विरोध है, तो क्या बीजेपी के पास और कार्यकर्ता नहीं है? जब आप उस आदमी की टिकट काट रहे हो तो उसके बेटे को दे रहे हो,
क्या आपके पास जब नया चेहरा बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी सैनी है साहब तो बोलेंगे फिर ये आप बिना संदर्भ की बात कर रहे हैं। नहीं कैसे 163 सीटें जब आपने जीती है, आप राजस्थान में इतनी बड़ी पार्टी है, तो क्या आपको नया चेहरा वो राम सिंह कसवा का लड़का राहुल कसवा दिखाई दिया आपको? जब आप उधर बद्री जाखड़ जी की, तो वो इसलिए उन्होंने बद्री जाखड़ की बेटी को दिया ना टिकट। उनकी बेटी चाहिए आपको, वो पार्टी से मुकाबला बराबरी में रखना चाहते हैं। राजीव एक बात और निकल के आई कि हम जब टिकटें देके आप राज्यवर्धन सिंह को ला रहे हो या अजरुद्दीन को ला रहे हो या कोई हेमा मालिनी को ला रहे हो, मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको, बीकानेर से धर्मेंद्र जी चुनाव लड़े, क्या एमपी बनने के बाद एक बार युवाओं ने खिलाफ वोट पोस्टर छपे थे कि हमारे सांसद कहाँ गायब है? तो क्या ये देश के सामने हमारा मानना है, बहुजन समाज पार्टी का मानना है कि इस देश में हर आदमी को भी पॉलिटिक्स करने का राइट है, लेकिन जो लोग जब पब्लिक में नहीं जा सकते, आप फिल्मी हीरो को ला रहे हो, हीरोइन को ला रहे हो, एक बार हाथ हिला के आप वोट ले रहे हो और उसके बाद एमपी बन जा रहे हो, क्या हमारा उद्देश्य सिर्फ जीतना ही? क्या जीतना भी हमारा उद्देश्य है, तो क्या हमारी जनता के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है? चलो इस पर चर्चा करेंगे। राजीव जी से पूछूंगा। जयपुर से हमारे साथ जयसिंह जी जुड़ रहे हैं। जयसिंह जी, आपका क्या कहना है? मेरा इतना ही कहना है, जो ये बसपा वाले साहिबान जो अभी कह रहे हैं जी कि नेपोटिज्म और ये बात जो कह रहे हैं, तो नेपोटिज्म तो हर पार्टी में है, किस पार्टी में भाई भतीजावाद नहीं है जी। और ये जहाँ तक बात कर रहे हैं कि कर्नल सोनाराम या राहुल कसवा या ये जो भी ये किसान कैंडिडेट्स को आगे वो कर रहे हैं जी, बार बार बात घूम के आपकी बहस कर्नल सोनाराम पे रुकती है। कर्नल सोनाराम पिछले 5 साल से विरोध करते रहे गहलोत जी के मेन स्ट्रीम में वो कभी थे ही नहीं जी। और आज अगर वो बीजेपी में आके कांग्रेस को चुनौती दे रहे हैं तो उसमें कहाँ ताज होना चाहिए इनको? जसवंत सिंह जी थे कद्दावर थे तो क्यों देहरादून भाग गए और आज फिर वापस आ रहे हैं जी। तो ये कोई औचित्य नहीं होता अगर भाई 4 कार्यकर्ता मिलकर किसी का विरोध कर दे हैं तो वो विरोध हो गया। राज्यवर्धन जी ने कब की पॉलिटिक्स की है, खेल से कभी जुड़े ही नहीं रहे, खेल प्रकोष्ठ से होने का भी आपके एक चैनल पे वो बोल रहे थे प्रताप सिंह जी साहब, उससे जुड़े हो रहे हैं, ये भी पार्टी लाइन से परे जाके बोल रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। राजीव जी, क्या आपको लगता है कि जो बात कर रहे हैं कि राम सिंह कसवा के बेटे को दें चाहे बद्री जाखड़ की बेटी को दें, इससे क्या फर्क पड़ता है? क्या लॉजिक क्या है? मुझे लॉजिक थोड़ा सा समझना है। आपत्ति नहीं है मुझे, आपकी मर्जी जो करें, आपकी पार्टी, आप जो जिसको बनाए। देखिए विजय जी, दोनों बातें नहीं हो सकती। हम कई बार बोलते हैं कि कार्यकर्ता 20 साल से काम कर रहा है, उसको टिकट नहीं मिला जी। राजस्थान में 25 लोकसभा की सीटें हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, उनको खाली 25 लोगों को टिकट दे सकती है और कार्यकर्ता होते हैं लाखों। और हर कार्यकर्ता उसके बाद ही आप बाहर के लिए आते नहीं, देखिए उसके बाद नहीं, मैं बताना चाहता हूँ, मुश्किल ये है, मैं बताना चाहता हूँ कि कार्यकर्ता, सारे कार्यकर्ता टिकट नहीं मांगते हैं, टिकट कुछ लोग मांगते हैं और कुछ लोगों के पास इस तरीके का अनुभव होता है, ऐसी संभावनाएं होती हैं, ऐसा वहाँ का राजनीतिक गठजोड़ होता है कि चुनाव जीत सकते हैं। अगर पाली से हमने किसी को टिकट दिया है तो पूरा आकलन करके टिकट दिया होगा कि वो चुनाव जीतने के अंदर कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे योग्य उम्मीदवार है। सर, आकलन तो अभी आपने विधानसभा में भी सबको आकलन करके ही दिया होगा। होता है, जीते हैं, 156 सीटें भी आई है कांग्रेस की, तब भी आकलन करके दिया था, उन्हीं लोगों ने दिया था। अब इस बार हम हारे हैं, अगली बार स्थिति दूसरी होगी। आप देखना चुनाव के बाद में विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव में परिवर्तन होगा, नगर निगम के चुनाव होंगे, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के चुनाव होंगे, उसमें परिवर्तन होगा और 5 साल बाद और परिवर्तन होगा। हर 5 साल में विजय जी नई संसद बनती है। नई संसद बनाने की जरूरत क्या है? चुनाव एक ही बार हो जाए, आदमी जब तक मरे नहीं तब तक जिंदा रहे। उसका कारण यही है कि हर 5 साल बाद नए समीकरण आके बैठे, नए लोगों को मौका मिले, नई सोच आए, उसमें पुराने लोग भी आते हैं, नए लोग भी आते हैं, इसलिए ये तो एक सतत प्रक्रिया है, हर बार नए लोग आते हैं, ये इस बार की नई बात नहीं है। नेता जो है वो आप किसी को टिकट दे दीजिए, नेता अल्टीमेटली जनता बनाती है। अभी आपने दिल्ली विधानसभा में देखा, जो आप पार्टी खड़ी हुई थी वो कुछ भी नहीं थी, 1 साल पहले पार्टी बनी है, उसके लोग जीत गए। तो आप करो धर्मेंद्र हो या हेमा मालिनी हो, लोग तो वोट तो हम देते हैं, जो उनके विरोधी हैं उस क्षेत्र में वो जनता को ऐसे मोबिलाइज नहीं कर पाते, उनको कन्विंस नहीं कर पाते कि इनको वोट मत दो। तो जब जनता ने वोट दे दिया तो उसको आपको स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि जो पहली बार जो इलेक्शन लड़ा था, कोई भी बड़े बड़े नाम आप ले लीजिए, जब पहली बार इलेक्शन लड़े थे वो, तो वो खुद भी ऐसे थे जैसे अभी ये दूसरे लोग माने जा रहे हैं। अगर वो पहली बार इलेक्शन नहीं लड़ते तो आज वो 6 बार जीते हुए, 7 बार जीते हुए, 8 बार जीते हुए कैसे होते? इसलिए अंतिम रूप से जनता तय करेगी कि कौन इस योग्य है कि उसको वोट दिया जाए, नेता माना जाए कि न माना जाए, अन्यथा ये तय नहीं हो सकता। बहुत अच्छी बात प्रोफेसर साहब ने की है कि जनता तय करेगी कि कौन नेता है या नहीं नेता है, किसको टिकट दिया गया, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस पर हम चर्चा जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद भी हमारे खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, आपका साथ बने रहना बहुत ज़रूरी है, तो तुरंत लौट कर आते हैं। इस चुनाव में, इस लोकतंत्र के महापर्व में हमने सवाल पूछा था आज के खास कार्यक्रम के लिए कि क्या नए चेहरों से पुराने पाप धुल जाते हैं?
जनता में 62% लोगों का मानना है कि नहीं, 38% लोग मानते हैं कि हाँ धुल जाते हैं, यानी कि वो नए कैंडिडेट के साथ जा सकते हैं। 62% लोग मानते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होता। सनी साहब, आप क्या सोचते हैं? 62% लोग सोचते हैं कि जो आप ये जो नया मंत्र फेर रहे हैं कि नया कैंडिडेट कर देंगे तो पुराना कैंडिडेट से जो नाराज़गी थी वो ख़त्म हो जाएगी। 62% लोग ऐसा सोचते हैं कि ऐसा नहीं होगा। उन्हें याद रहता है कि क्या क्या किया आपने। ऐसा नहीं है जी कि हमने चुनाव में किसी को टिकट दिया जी, एक बार दिया, 2 बार दिया, वो जीत नहीं सके कार्यकर्ता जी, तो क्या हम दोबारा उसी को दें? जी, तो ऐसी स्थिति में हमको नया आदमी लाना पड़ेगा। जी, कहीं हमारा कार्यकर्ता है वो अपनी परिस्थितियों के कारण से चुनाव लड़ना नहीं चाहता है, जी, तो क्या हम उसको कंपेल करेंगे और कंपेल करने पर क्या वो तैयार हो जाएगा कि चुनाव लड़े? जी, कहीं की परिस्थिति होती है और उसके बाद में कार्यकर्ता जो कहते हैं उसके आधार पर पार्टी निर्णय करती ही है। तो नया आदमी तो कई परिस्थितियों में आएगा ही। जी। लेकिन एक सवाल इससे जुड़ा हुआ है, आपने बहुत अच्छी बात कही कि नया आदमी आएगा ही, लेकिन कभी कभी जब आपके पास कार्यकर्ताओं की और बहुत अच्छे नेताओं की बहुत बड़ी भीड़ है, आपकी पार्टी बहुत बड़ी है, उसके बाद भी जो मौजूदा विधायक हैं आप उनको दूसरी बार मौका दे रहे हैं। अभी पिछले 2 महीने पहले आपने उनको विधायक बनाया और अब फिर उनको आप पार्लियामेंट्री सीट पर टिकट दे रहे हैं, तो क्या ये भी कार्यकर्ताओं का हक नहीं मारने की बात है? कार्यकर्ताओं का हक की बात एक ही नहीं व्यक्ति है। को आपने विधानसभा में चुनाव के लिए टिकट दे दिया, वो जीत गए, विधायक बन गए, अब आपने फिर उन्हें लोकसभा में दे दिया। 3-3 हमको विधायकों को। लगता है कि हमारा सोच है मिशन 25, जी, इसको पूरा करने के लिए जी, यदि जो भी हमारे करना पास पड़े। में विधायक है जी। और वो विधायक सक्षम है जीतने के लिए, जी, तो हम उसको इनकार क्यों करें? जी। नहीं, इससे जो करना कार्यकर्ताओं चाहिए। का हक नहीं मारा जा रहा। कार्यकर्ताओं का हक मतलब की बात बेसिक का चीज है मैं जो आपने अब बात कर कही रहा कि हूं। आपका जो मिशन मैं भी है, टिकट मिशन मांग रहा था। 25 है, मैं वो भी- पूरा होना चाहिए किसी भी हाल में। क्यों नहीं होना चाहिए? मैं टिकट मांग रहा था, मैंने वहां से सबसे ज्यादा वोट लिया आज तक, लेकिन मैं सारी परिस्थितियों पर विचार करने के बाद में जो पार्टी ने टिकट दिया है वो टिकट ठीक दिया है। जी। अब मेरा हक मारा गया, जो चाहते हैं उनका तो हक, किसी न किसी का तो हक मारा ही जाएगा ना। 2 या 3 लोग मतलब होंगे पहली तो मारा ही शर्त, जाएगा। पहली और आखिरी शर्त है कि जिताऊ कैंडिडेट होना चाहिए, चाहिए ना, इसके अलावा कार्यकर्ता भी कोई चाहिए। शर्त काम नहीं करती। नहीं, उसको क्यों नहीं दे हम? क्योंकि अध्यक्ष जी ने हमारा एमएलए जो है, आपके महेश परनामी साहब जो हैं, उन्होंने, अशोक परनामी जी, मैंने उनका इंटरव्यू किया था पिछले हफ्ते, तब उन्होंने कहा था कि हम विधायकों को टिकट नहीं देंगे। अब आपने उस शर्त को, अपवाद होते हैं राजनीति में, कई बार जीवन में हमको अपवाद भी स्वीकार करने पड़ते हैं। ये क्या कह रहे हैं अरोड़ा साहब? कि तय करने आप वाले पार्टी दूसरे अध्यक्ष को हैं, कुछ नहीं- इसलिए अध्यक्ष को मालूम ही नहीं क्या करना, क्या हो रहा है। नहीं, ऐसी बात कई बार पार्टी नहीं- अध्यक्ष को मालूम नहीं कैंडिडेट कौन है? नहीं, खैर मैं अरोड़ा जी के इस विषय पर कमेंट्स करूं उनकी भाषा में ठीक नहीं समझता हूं, लेकिन अध्यक्ष की राय ही होती है और राज्य में तो अध्यक्ष ही सुप्रीम होता है जी। और ऐसा मुख्यमंत्री। मैंने पहले सुना था और हमारे विधानसभा पार्लियामेंट- चुनावों में कि आपने जो विधानसभा चुनाव के लिए भी उम्मीदवारों की लिस्ट बनाई थी, उसे पार्टी प्रभारी से साइन करवाए थे आपने, प्रदेश प्रभारी से। लिस्ट बनाने के बाद उन्हें पता ही नहीं था कि कौन कौन कैंडिडेट है। प्रदेश प्रभारी तो राय देता है, दस्तखत कहाँ करता है? प्रदेश प्रभारी तो कहीं दस्तखत नहीं होते कप्तान उसके। सिंह सोलंकी जी ने दस्तखत जो नहीं होते आखिरी उनके। जो नहीं, लिस्ट को चर्चा गए- होती है, जी। प्रभारी उनका के कोई दस्तखत नहीं होते। कोई वो नहीं होता इससे। नहीं, दस्तखत नहीं होते, उनके प्रभारी की राय लेते हैं, उनकी बात मानते हैं, वाजिब बात होती है, राय भी देते हैं। प्रभारियों का तो यही काम होता है मोस्टली। ये जो हमारी अभी बात नारा सुनकर आपने अपना दिया था निर्णय सर करते हैं। विधानसभा चुनाव में, आओ साथ चलें, वो अभी सस्टेन करने की जरूरत है ना पार्टी में? हाँ, हम साथ चल रहे हैं ना अभी। पार्टी में अभी जरूरत है उस नारे को चलाने की। हाँ? उस नारे को अभी चलाने की जरूरत है ना? अभी देश को बदल रहे हैं ना, अभी तो राजस्थान को बदला, नहीं, देश तो अब हम बड़ी देश चीज को है। बदल रहे हैं, इसलिए देश को पार्टी बदलने के के लिए लिए जरूरत साथ है कि चलने नहीं की है? जरूरत है। पार्टी को जरूरत है कि नहीं अभी नेताओं को आओ साथ चलें किनारे हाँ, की? जरूरत है, चल रहे हैं, हम साथ ही चल रहे हैं सब। जी। राजीव जी, आपकी पार्टी ने नारा नहीं दिया, लेकिन आपकी पार्टी में भी आओ साथ चले नारे की जरूरत है? हमेशा साथ चलते रहे हम तो। जी। हम सबको साथ रख के चलने वाली पार्टी है, इसीलिए इतने लंबे समय तक जनता का विश्वास कांग्रेस पार्टी के प्रति रहा है। जी। मैं ये एकमात्र ऐसी राजनीतिक दल है जिसका पूरे देश के अंदर एक्सेप्टेंस है। आज की तारीख में भी चाहे हम कितनी एनडीए की बात करें, कितनी भारतीय जनता पार्टी की बात करें, बहुत आपकी सारे बात राज्य से ऐसे है ना, हैं। दिल को कितनी ठंडक होती है कि इतनी भली पार्टी कोई और है ही नहीं। नहीं, देखिए, ये परिवर्तन हमेशा चलता रहता है और इसमें कोई सच बात भी है। ये पार्टी का एक इतिहास रहा है, चाहे स्वतंत्रता से पहले का चाहे उसके बाद का। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। नहीं तो हमारे पर क्यों आरोप लगता है कि इतने सालों तक कांग्रेस ने राज करा, देश में राज करा, प्रदेश में राज करा। ये राज जनता के दिलों पे करा है हमने, जनता ने हमको मत दिया है। कोई
तानाशाही नहीं है, जनता ने वोट डाले, हमेशा चुनाव होते थे, कई पार्टियां तब भी होती थी, कांग्रेस को उन्होंने मत दिया क्योंकि सोचते हैं कांग्रेस के हाथ में देश का अच्छा, वो भविष्य बात मुझे बता सुरक्षित है। दीजिए, आपने बात छोड़ दी थी कि कटारिया जी ने तो आपको बता दिया था कि वो नहीं लड़ना चाहते, ये जोशी जी भीलवाड़ा से यहाँ क्यों आए जयपुर? क्यों नहीं, बहुत योग्य उम्मीदवार है, जयपुर ग्रामीण की सीट नहीं, के ऊपर योग्य तो मैं मानता हूँ, मैं तो भीलवाड़ा से भी जीत सकते क्यों थे। नहीं आ सकते? वो तो उनका सोचने का तरीका है, पार्टी का अपना सोचने का तरीका है, उनको कहाँ से लड़ाना है। वो देश के बड़े नेताओं में से कांग्रेस पार्टी के, पहले उन्होंने दूसरे के चुनाव लड़ाए, विधानसभा के सदस्य रहे, लोकसभा के सदस्य रहे, मंत्री रहे, वो बिल्कुल स्वतंत्र है। पार्टी ने सोचा कि उनका उपयोग यहाँ पे कराया जा सकता है, उनका बहुत स्वागत है, सब लोग मिलकर उनको चुनाव जिताएंगे। जी सुरेन जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे बड़ी बात जो हम लोगों को माननी चाहिए वो ये है कि 65 साल में भारत में लोकतंत्र बहुत मजबूत हुआ है जी। और किसी ज़माने में जो कहा जाता था कि साहब आप कैसे भी कर लो और उसको वोट दे देंगे, आज जो नए इलेक्शंस होते जा रहे हैं, लोगों को, नेताओं को पता ही नहीं कि वोट कैसे दे रहे हैं लोग और क्यों दे रहे हैं, इसलिए मुश्किल होता जा रहा है। तो जनमत जो है बहुत जागरूक हो रहा है, लोग बहुत पॉलिटिकली कॉन्शियस हो रहे हैं और ये अच्छी निशानी है। इसलिए हर राजनीतिक दल ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करेगा कि मेरे को अच्छे काम करने चाहिए, जनता में लोकप्रिय बने रहना चाहिए और तभी जनता वोट देगी। इसलिए ये जो आप कह रहे हैं कि इसने इसको खड़ा कर दिया, उसको खड़ा कर दिया, अगर वो सही कैंडिडेट नहीं मानेंगे तो हरा देंगे, दूसरी बार उनसे बात ही नहीं करेंगे, राजनीतिक दल भी उनसे बात नहीं करेगा। आप उसकी यूटिलिटी है, आज उस व्यक्ति से बहुत बात कर रहे हो, आप एक दिन पहले आया, 2 दिन पहले आया, आपने टिकट दे दिया, मान लीजिए वो हार जाते हैं, तो वही जिसमें वो गए 2 दिन पहले वो बात ही नहीं करेंगे उनसे उसके बाद में। लांबा जी, आपको डर लग रहा है इस बात से, प्रोफेसर साहब की बात से, कि जनता जागरूक हो गई है? नहीं, बहुत अच्छी बात है, इसमें डरने वाली क्या बात है। हम तो क्योंकि अभी तक आपकी पार्टी तो यही सोच रही थी कि भाई सब किसी को भी खड़ा कर देंगे, आप तो ठप्पा लगवा ही लेंगे। हमने तो इस देश, हमारी पार्टी ने तो इस देश की जनता को जगाने का काम ही किया है। मैं तो बात यही कर रहा था कि हमारा तो सोच यही है, बहुजन समाज पार्टी तो एक कार्यकर्ताओं की पार्टी है, जिसको एक राष्ट्रीय पार्टी है, जिसको धन्ना सेठ नहीं चलाते, जिसको कार्यकर्ता चलाते हैं, आम जनता चलाते हैं। तो कार्यकर्ताओं की पार्टी मतलब जैसे आपके चुनाव चिन्ह है वैसा ही है कि हाथी के पाँव में सबका पाँव? बहन जी ने जो कह दिया वही कार्यकर्ता है, वही आदेश है, वही जनादेश है, वही राय है, वही पार्लियामेंट्री बोर्ड है, वही सेंट्रल इलेक्शन कमेटी है, सब कुछ वही है। बहुजन समाज पार्टी एक नेता एक नियति की पार्टी है जी। और जब हम बहन जी से जुड़े हैं, इस देश के साहब कांशीराम जी और बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा से जुड़े हैं, और जब साहब कांशीराम जी ने उनको अपना उत्तराधिकारी बनाया है तो कुछ सोच समझ के ही बनाए, और वो उनका जो डिसीजन है वो हमको मान्य है, और जिस दिन मान्य नहीं है तो हमें उनकी विचारधारा को नहीं मानना चाहिए, पार्टी छोड़ देनी चाहिए। जी, आखिरी बात सैनी साहब, जैसे लांबा जी ने कहा एक नेता एक नियति, आपकी पार्टी तो सामूहिक नेतृत्व में भरोसा करती है। हम सामूहिक नेतृत्व में विश्वास करते हैं। फैसला एक नेता करता है जी, फैसला एक नेता करता है? नहीं, एक नेता नहीं करता, एक कंसेंसस डेवलप होती है, सब लोग अपना विषय रखते हैं, पक्ष रखते हैं, उसी में से फिर निर्णय होता है कि कौन सी बात कैसे ठीक है और कौन सी बात को भी छोड़ना चाहिए, किस बात को जोड़ना चाहिए। ऐसे सब लोगों की जो राय बनती है उसमें से एक सर्वमान्य राय निकालने की कोशिश हम लोग करते हैं। चलिए प्रोफेसर साहब, आपसे एक छोटा सा वो चाहता हूँ, मैं फेवर चाहता हूँ कि ये जो पूरी हमारी एक्सरसाइज हुई है, इसमें से आउट ऑफ 10 कितने मार्क्स आप हमारे कैंडिडेट्स को देते हो, बीजेपी और कांग्रेस को? जनता तो जब जो कैंडिडेट्स की लिस्ट आई है उसको आप फर्स्ट असेसमेंट में कितने नंबर देते हैं? 10 में से बीजेपी को, 10 में से कांग्रेस को? जनता जो देगी वो तो दे देगी। नहीं, मेरा मानना है कि दोनों पार्टियों ने कैंडिडेट बड़े अच्छे खड़े किए, बड़े ऐसा हाँ बिल्कुल ऐसा नहीं है कि क्योंकि बहुत पिछली बार जो अभी क्यों इसका कारण भी है कि दोनों, एक पार्टी तो अभी हार चुकी है बहुत बुरी तरह से विधानसभा में, और ऐसा माहौल बना हुआ है कि साहब उनको वोट नहीं मिलेंगे, तो वो पूरी कोशिश कर रही है कि वापस से 5-7 उनके आ सके, जितने भी आ सके, और एक पार्टी मान रही है बस हमको अब सरकार बनाने वाले हैं। इसलिए दोनों ने बहुत सोच समझकर बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने अपने हिसाब से अच्छे दिए हैं। अभी जनता तय करेगी कि इसमें से कौन योग्य है और कौन योग्य नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, जनता तय करेगी। और जैसे प्रोफेसर साहब ने कहा कि बहुत अच्छे उम्मीदवार उतारे हैं, तो जनता के लिए थोड़ा ज़्यादा मुश्किल काम है कि अच्छे उम्मीदवारों में से बेहतर उम्मीदवार चुनें। आप जिसे भी चुनें, लेकिन ज़रूर चुनें, ज़रूर वोट दें और लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा लें। आप सब लोग बिग फाइट में हिस्सा लिया और मेरा ज्ञानवर्धन किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर हाजिर होंगे नए मुद्दे, नए मेहमानों और नई बहस के साथ। तब तक के लिए खुश रखिए, खुश रहिए और चलते चलते ये खूबसूरत गीत।